दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी आप कोई पर्सनल लोन लेते हैं तो पर्सनल लोन लेते समय 5-6 कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें होती है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, नहीं तो फ्यूचर में आपको फाइनेंशियली लॉस हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पर्सनल लोन तो लेते हैं लेकिन उस पर्सनल लोन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है जिसको वो इग्नोर करते हैं एंड फ्यूचर में उनको फाइनेंशियली लॉस होता है एंड बाद में वो एंड उनके फैमिली मेंबर रिग्रेट फील करते हैं। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि पर्सनल लोन से रिलेटेड वो 5-6 क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में जब भी आप पर्सनल लोन लेंगे एंड इस तरीके का आपके पास में इंफॉर्मेशन होगा तो आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी लोग कोई पर्सनल लोन लेने जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो डायरेक्टली किसी भी बैंक के थ्रू या तो एनबीएफसी कंपनी के थ्रू पर्सनल लोन ले लेते हैं। यहाँ पे वो अलग अलग बैंक के एनबीएफसी कंपनी के इंटरेस्ट रेट को, प्रोसेसिंग फीस वगैरह को कंपेयर नहीं करते हैं। लेकिन जब भी आप पर्सनल लोन ले तो आपको अलग अलग बैंक एनबीएफसी कंपनी का प्रोसेसिंग फीस, इंटरेस्ट रेट वगैरह को जरूर कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग बैंक एनबीएफसी कंपनी का अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है, अलग अलग प्रोसेसिंग फीस होता है। तो यहाँ पे अगर आपको 1 से 2% कम इंटरेस्ट रेट पे भी लोन मिलता है तो आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट का पैसा बच जाता है। एंड यहाँ पे मार्केट में कंपटीशन है तो अलग अलग बैंक अपने कस्टमर को खींचने के लिए इंटरेस्ट रेट एंड प्रोसेसिंग फीस को कम करते हैं। आपको कंपेयर करना है एंड आप कंपेयर सिंपली ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आपको सिंपली गूगल पे सर्च करना है पर्सनल लोन इंटरेस्ट रेट कंपैरिजन एंड आपको बहुत सारे वेबसाइट के लिंक मिल जाएंगे। मैं सिंपली पहले वाले लिंक के ऊपर क्लिक कर देता हूं एंड ये बैंक बाजार का वेबसाइट है एंड ये वेबसाइट ओपन हो चुका है, जहां पे आपको अलग अलग बैंक का क्या इंटरेस्ट रेट है, क्या प्रोसेसिंग फीस है, उसका कंपैरिजन मिल जाएगा। इस तरीके के बहुत सारे वेबसाइट है, आप सिंपली इसको ऑनलाइन कंपेयर कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट यह है कि जब भी आप कोई पर्सनल लोन वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने से पहले आपको अपना सिविल स्कोर, आपको अपना क्रेडिट स्कोर जरूर चेक करना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो लोन के लिए अप्लाई करने से पहले अपना सिविल स्कोर वगैरह चेक नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो सिविल स्कोर है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लोन के अप्रूवल के लिए। यहाँ पे अगर आपका सिविल स्कोर 750 या तो उसके ऊपर है तो आपके लोन के अप्रूवल के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है एंड यहाँ पे आपको अच्छे इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन मिलता है। एंड वहीं अगर आपका सिविल स्कोर 750 के नीचे है तो यहाँ पे आपके लोन के अप्रूवल के चांसेस काफी कम हो जाते हैं एंड यहाँ पे अगर आपको लोन मिलता है तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन मिलता है। तो यहाँ पे अगर आपका सिविल स्कोर लो है, सिविल स्कोर खराब है, तो सबसे पहले आपको अपने सिविल स्कोर को इंप्रूव करना चाहिए एंड यहाँ पे आपका जो भी आउटस्टैंडिंग लोन का पैसा बाकी है वो सारा पेमेंट आपको बैंक को या तो एनबीएफसी कंपनी को कर देना चाहिए। एंड यहाँ पे अगर आपका कोई क्रेडिट कार्ड है उसका भी पैसा बाकी है तो उसके भी पेमेंट को आपको पूरा करना चाहिए। अगर आपका सिविल स्कोर इंप्रूव होता है फिर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक बात और इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका बार बार लोन रिजेक्ट हो जाता है तो आपको बार बार अलग अलग बैंक एनबीएफसी कंपनी में लोन के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अलग अलग बैंक एनबीएफसी कंपनी में बार बार लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो वो बार बार आपके सिविल स्कोर को चेक करेंगे एंड जितने बार आपका सिविल स्कोर चेक होगा उतने बार आपके सिविल में हार्ड इंक्वायरी होगा एंड ये हार्ड इंक्वायरी की वजह से आपका सिविल स्कोर नीचे गिरते चले जाएगा। यहाँ पे अगर आप खुद चेक करते हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बैंक चेक करता है तो उसको हार्ड इंक्वायरी कहा जाता है। इसके वजह से आपका सिविल स्कोर नीचे गिरेगा अगर आप बार बार लोन के लिए अप्लाई करेंगे उस केसेस में। थर्ड पॉइंट यह है कि अगर आप कोई पर्सनल लोन लेते हैं या तो कोई भी लोन लेते हैं तो उस लोन का क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, उस टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो लोन तो ले लेते हैं लेकिन उस लोन का टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ते हैं एंड बाद में फ्यूचर में उनको प्रॉब्लम होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी बैंक से या तो एनबीएफसी कंपनी से कोई लोन लिया हुआ है एंड आप अपने लोन को समय के पहले ही पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे अलग अलग बैंक का अलग अलग प्री पेमेंट चार्जेस होता है। कोई बैंक 3% का प्री पेमेंट चार्जेस लेगी, कोई बैंक 2% का, कोई बैंक अगर प्री पेमेंट चार्जेस नहीं लेती है। तो यहाँ पे अगर आपने पहले से टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ा होता तो आप लोन लेते समय अच्छा डिसीजन ले सकते थे, यानी कि आप ऐसे बैंक को सिलेक्ट करते जो प्री पेमेंट चार्जेस ना के बराबर लेती हो या तो कम लेती हो। इसके अलावा अगर आप अपने लोन में डिले करते हैं यानी कि लोन का पैसा टाइम पे नहीं कर पाते हैं तो उस केसेस में अलग अलग बैंक एनबीएफसी कंपनी का लेट पेमेंट फीस वगैरह क्या होता है वो सारा चीज टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होता है। तो इसके लिए आपको लोन लेने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन को जरूर पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है ओवर बोरोइंग, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं उनको जितने अमाउंट ऑफ लोन की जरूरत होती है एक्चुअली में उससे ज्यादा अमाउंट का लोन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पर्सन को 2 लाख रुपए की लोन की जरूरत है एंड वो किसी बैंक में या तो एनबीएफसी कंपनी में लोन के लिए अप्लाई करते हैं एंड उनके कैपेसिटी के हिसाब से अगर वो 5 लाख के लोन के लिए एलिजिबल होते हैं तो यहाँ पे जो बैंक है या तो एनबीएफसी कंपनी है वो उस कस्टमर को 5 लाख का लोन देती है एंड जो कस्टमर है वो 5 लाख का लोन ले भी लेते हैं। यहाँ पे उनको सिर्फ 2 लाख रुपए की जरूरत थी लेकिन उन्होंने 5 लाख का लोन ले लिया, जिसकी वजह से उनके ऊपर ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन होता है। यहाँ पे उनको ज्यादा इंटरेस्ट का पैसा पे करना पड़ता है
एंड यहाँ पे फ्यूचर में उनके लोन में डिले या तो डिफॉल्ट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एंड यहाँ पे अगर डिले या तो डिफॉल्ट होता है तो उनका सिविल स्कोर लो हो जाता है। एंड अगर उनका सिविल स्कोर लो होता है तो फ्यूचर में उनको लोन मिलने में प्रॉब्लम होती है। एंड यहाँ पे एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ये होती है कि जो भी आपका टोटल लोन है, उस टोटल लोन का जो भी मंथली ईएमआई बनता है, वो जो मंथली ईएमआई है वो आपके टोटल मंथली इनकम के 35% के ऊपर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि अगर आपका मंथली इनकम 1 लाख रुपए का है तो आपका जो भी टोटल लोन है उस टोटल लोन का मंथली ईएमआई 35,000 के ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी कि 35% के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 35% के ऊपर है तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि आप लोन के ऊपर कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंट है एंड फ्यूचर में आपके लोन में डिफॉल्ट के या तो डिले के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट यह है कि आप पर्सनल लोन लेने से पहले सिक्योर्ड लोन लेने के बारे में भी सोच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप गोल्ड लोन ले सकते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हैं। अगर आपका घर है तो आप अपने घर के ऊपर टॉप अप लोन ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे सिक्योर्ड लोन के भी ऑप्शन अवेलेबल होते हैं जहां पे इंटरेस्ट रेट पर्सनल लोन के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। तो यहाँ पे मैंने गोल्ड लोन के ऊपर, टॉप अप लोन के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है जिसका आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप वो वाला वीडियो जरूर देखना। काफी इंफॉर्मेटिव, काफी नॉलेजेबल वीडियो है। एंड 6 पॉइंट ये है दोस्तों कि जब भी आप कोई लोन लेते हैं तो आपको उस लोन के अगेंस्ट में एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर लेना चाहिए, नहीं तो फ्यूचर में अगर आपकी बाई चांस डेथ हो जाती है तो उस लोन को पे करने की जिम्मेदारी आपके फैमिली मेंबर के ऊपर नहीं आना चाहिए। यहाँ पे आप अपने फैमिली मेंबर के लिए एक टर्म प्लान अलग से लेते हैं। यहाँ पे आपका जो भी कर्जा होता है, जो भी लोन होता है, उसके लिए आपको एक टर्म प्लान अलग से लेना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। जय हिंद दोस्तों।